अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th केमिस्ट्री के जो है वो MCQs, जितने भी 10 चैप्टर्स उनके जो है वो MCQs को डिस्कस किया जाएगा। और सेम ये MCQs जो है वो जो स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने में भी यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज तमाम ही जो है वो MCQs को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 आप जानते हैं इट इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कहलाता है। तो मैं चारों के 1 गो में एक ही वीडियो के अंदर आपको तमाम ही जो है वो MCQs हैं उनकी डिस्कशन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन द मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दिस चेंजेस इज कॉल्ड डैश। तो कौन सा वो ब्रांच होता है जिसमें हम कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे पास केमिस्ट्री है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ डैश। ऑब्जर्वेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको थ्योरी कहते हैं। हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय डैश। हाइपोथेसिस को किससे टेस्ट करते हैं? डिफरेंट साइंटिफिक लॉ से कंपेयर करके। इन्फरेंसेस आर डिडक्टेड। इन्फरेंस को कैसे डिडक्ट किया जाता है? तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके थॉटफुल कंसंट्रेशन के बाद और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके, ये सारे काम करके हम क्या करते हैं? इन्फरेंस निकालते हैं। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा बाय ऑल द 3 फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। छठा है साइंटिफिक मेथड कंप्राइजेस स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड किन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है? तो साइंटिफिक स्टेप 4 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। आप जानते हैं हाइपोथेसिस थ्योरी, उसके मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस थ्योरी, साइंटिफिक लॉ। 7th डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो 7वां रॉबर्ट बॉल इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। 8th है डैश प्रिपेयर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसने प्रिपेयर की? तो जे ब्लैक ने की। क्लोरीन गैस किसने प्रिपेयर की? शेले ने की। हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर किया? कैवेंडिश ने। 11th है लवॉइजर ने बताया था कि ऑक्सीजन कितने पार्ट है एयर का? 1/4 पार्ट है, 25%। वैसे 21% होता है। डैश डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस। तो जे प्रीस्ले ने इसको डिस्कवर किया। डैश फर्स्ट प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले जो है वो किसने पेश की? वो जॉन डाल्टन ने पेश की। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। फिर डैश इंट्रोड्यूस द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, फार्मूलाज एंड केमिकल इक्वेशंस। तो जे बर्जीलियस ने बताया था। नेक्स्ट डैश प्रेजेंटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज फराडे ने पेश किए। 16 है नाइट्रिक एसिड किसने डिस्कवर किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया। अल्राजी ने डैश को इस्तेमाल किया एनेस्थीसिया के तौर पे, तो ओपीएम को इस्तेमाल किया था, अफ्यून को। 18th अल्राजी ने डैश प्रिपेयर किया था फर्मेंटेशन से, इथाइल अल्कोहल को, शराब को बनाया था। 19th मैन स्टार्टेड केमिकल एक्टिविटीज़ बाय लुकिंग एट। इंसान ने केमिकल एक्टिविटीज़ शुरू किया क्या देखकर? कंबस्शन को देखकर। 20 डैश यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर को इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम डैश। मुस्लिम पीरियड 600 से 1600 AD तक चली। ए ऑप्शन करेक्ट है। अल-बैरूनी ने डेंसिटी बताई और क्या बताई? डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई। 23rd डैश अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को किसने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो मेंडेलीव ने अरेंज किया था। ठीक है, ए ऑप्शन। 24th डैश द कंपाउंड्स आर यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टीथ। तो फ्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है टूथ डिके को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है अ थ्योरी विच गिव्स द सेम रिजल्ट आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स बिकम अ। अगर थ्योरी को बार बार आप रिपीट करते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट्स आने शुरू हो जाए तो वो क्या बन जाती है? वो एक लॉ बन जाता है। डैश गैसेस यूज टू किल जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर। तो क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करते हैं जरासीम को मारने के लिए पानी में से। 27th है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। तो बेस मेटल को गोल्ड कन्वर्ट करने के लिए अल्केमी, जो अल्केमिस्ट थे, अरब केमिस्ट, वो बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे, तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अल्केमी कहलाती है। 28 है गोल्डन स्क्रिप्ट राइटिंग विद आयरन पायराइट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये गोल्डन स्क्रिप्ट राइटिंग किसने स्टार्ट की थी? आयरन पायराइट की मदद से जाबिर बिन हयान ने की थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है MCQs पर। चैप्टर 2 है केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके MCQs देखते हैं कि मास नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये किसकी लॉ, कौन सा लॉ है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डी ऑप्शन। सेकंड डैश पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 1785। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने पेश किया? तो लवाइजर ने पेश किया। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास कंजर्व होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और लेकिन वो चेंज कर सकता है अपने फॉर्म्स को, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेंज।
फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक द मास ऑफ प्रोडक्ट इज डैश द मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा मास ऑफ रिएक्टेंट के। पाँचवा है कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ये कौन से लॉ कहलाता है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। छठा है डैश पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन 1799, किसने आगे बढ़ाया था भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को 1799 में, तो ये लुईस प्राउस्ट ने दिया था। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव प्योर कंपाउंड द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ दिस एलिमेंट्स विल रिमेन, जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर प्योर कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच का रेशियो हमेशा सेम रहता है, बी ऑप्शन। 8 है whenever two elements form more than one compound, the different masses of one element that combine with the same mass of the other element are in the ratio of a small whole number. This is the law of, ये कौन सा लॉ होता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, ए। नेक्स्ट है डैश पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन 1803, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डल्टन ने पेश किया, डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th है एम्पिरिकल फार्मूला इज द डैश रेशियोज ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, तो एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो शो कर रहा होता है ये एटम्स का कंपाउंड के अंदर। 11th है द फार्मूला ऑफ ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर डैश फार्मूलाज बिकॉज दे शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द आइंस इन देम, हर आयनिक कंपाउंड का फार्मूला डैश फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, बिकॉज जो है वो एनी कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकल सकता। 12th है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज टेल्स द डैश नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं मॉलिक्यूल में कि एक्चुअल में कितने एटम्स मौजूद हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट इन 1961 द डैश आइसोटोप वॉज डेसिग्नेटेड एज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मासेस का स्टैंडर्ड कार्बन 12 को बनाया गया, ए ऑप्शन। 14 है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स डैश नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.02 पावर 23, सी ऑप्शन करेक्ट है। 15 है एवोगाड्रो नंबर इज़ अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बतानी है तो 6.02 पावर 23। नेक्स्ट है बेंजीन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आपको क्या करना है C6H6 कर एक ही टेबल से कट कर दे 6 तो CH हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। 17th है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स डैश ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके अंदर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, चूँकि 1 मोल जो है वो उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब जानते हैं कि मास जो है वो बराबर होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल 1 हो गया, मॉलिक्यूलर मास इसका 44 है, तो 44 ग्राम आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन वाटर द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डैश, तो रेशियो निकाल लेंगे, H2O है 2:16 का रेशियो है, कट गया 2 1 2 2 8 16 1:8 का रेशियो आ गया। 19 है क्लोरीन 35 इज फाउंड इन नेचर अप टू, क्लोरीन 35 कितना परसेंट होता है नेचर में, 75% होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 एवोगाड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज डैश, एवोगाड्रो नंबर को किस अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है, Na से। नेक्स्ट डैश इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो है वो मास क्या कहलाता है, वो मोलर मास कहलाता है, डी ऑप्शन। 22 है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। 23 है एडिशन रिएक्शन यूजुअली डैश हीट एनर्जी एज ए टेक प्लेस, एडिशन रिएक्शन नॉर्मली क्या करते हैं हीट एनर्जी को, वो हमेशा हीट एनर्जी को लिबरेट करते हैं एडिशन रिएक्शन जब हो रहा होता है, जबकि 24 डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा होता है, हीट एनर्जी इसमें जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो 24 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द डैश ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो रिवर्स होता है, एडिशन में मिलते हैं, डिकम्पोजिशन में टूटते हैं। 25 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली एनर्जी क्या होती है इसमें आपको रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, एनर्जी देते हैं तब जाकर डिकम्पोजिशन होती है नॉर्मली, इसलिए हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। 26 है ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ डैश रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपने जिंक का रिएक्शन जब आपने कॉपर सल्फेट से आप कराओगे तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर सेपरेट हो जाएगा, तो ये जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज कॉपर मोर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। 27 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली टेक प्लेस बिटवीन 2 डैश कंपाउंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली 2 कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में हो रही होती है। 28 है ना केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखते हैं जबकि प्रोडक्ट्स किस साइड पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है वो किस चीज़ को शो करता है, कि रिवर्सिबल रिएक्शन को, 2 वे या रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय डैश रिएक्शन, सॉल्ट्स किस जो है वो रिएक्शन में बन रहे होते हैं, तो सॉल्ट्स आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। चैप्टर 3 आते हैं इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट है द ग्रीक फिलोसोफर डैश पुट फॉरवर्ड द थ्योरी इन अ कंपाउंड ऑफ थ्योरी दैट कंपाउंड थ्योरी एट एटम इज कंपोज्ड ऑफ या मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, तो किस ग्रीक फलसफी ने एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया था, तो वो डेमोक्रिटस ने किया था, ए ऑप्शन। डैश पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी इन 1808, 1808 में किसने किया था, तो ये जॉन डल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को फॉरवर्ड किया था।
थर्ड है देयर आर डैश फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 होते हैं। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ है डैश डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ है डैश डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन 1886। प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। छठे डैश डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। जेम्स चैडविक। ए ऑप्शन करेक्ट है। सेवंथ कैथोड रेज ट्रैवल इन डैश लाइन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। डी ऑप्शन। 8 है वन कैथोड रेज हिट एन ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस। जो किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करती है कैथोड रे तो फ्लोरेसेंस, चमक प्रोड्यूस होती है। 9th अनलाइक इलेक्ट्रॉन द ई-बाइम रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज डैश कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बरक्स पॉजिटिव पार्टिकल को जो ई-बाइम रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है और हर गैस के लिए डिफरेंट आता है, तो नॉट कांस्टेंट। 10th द पॉजिटिव पार्टिकल्स ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द गैस एटम्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं, किसकी वजह से? रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द गैस, प्रेजेंस, एब्सेंस, बम्बार्डमेंट, एब्जॉर्प्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होता है। अच्छा सॉरी, द पॉजिटिव पार्टिकल्स ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, प्रेजेंस नहीं होती है, एब्सेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, तब जाकर वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11th है अ न्यूट्रॉन हैज़ अ मास इक्वल टू द प्रोटॉन एंड इट हैज़ डैश चार्ज। नो चार्ज होता ही नहीं है तो नो चार्ज। सी 12 है अ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो 1836 टाइम्स हेवियर होता है। 13 है डैश डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव रेज इन 1896। तो रेडियो एक्टिव रेज की डिस्कवरी किसने की थी? 1896 में। तो देखो ये की थी डिस्कवरी हेनरी बेकरेल ने। फिर मैडम क्यूरी ने जो है वो क्या किया था कि रेडियो एक्टिव रेज वो एलिमेंट डिस्कवर किया था, दैट इज़ रेडियम। रेडियो एक्टिव रेज आर ऑफ डैश टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा रे के पास कौन सा चार्ज होता है 15 में? तो उनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रे न्यूक्लाई किसके होते हैं भाई? तो ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। डी 70 है बीटा रेज हैव डैश चार्ज, नेगेटिव चार्ज। गैमा रेज हैव डैश चार्ज, तो नो चार्ज। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग डैश, बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 21 है डैश पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1911। 1911 में किसने पेश किया था? रदरफोर्ड ने किया था। द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द डैश ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम का मास मौजूद होता है किसमें? न्यूक्लियस में होता है। डी 22 है डैश रिवॉल्व अराउंड फिक्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट में कौन घूमता है? सी इलेक्ट्रॉन। 23 है डैश पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1930 टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोहर ने डिफेक्ट दूर किया था 1913 में। डैश डू नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्विंग इन देयर फिक्स ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस नहीं करते एनर्जी में जब तक वो अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इन इट। इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। द एटॉमिक नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन एन एटम इज डिनोटेड बाय। एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं। एटॉमिक मास शोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है। 30 एटॉमिक isotopes have the same dash property because atomic number is the same। isotopes के सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो एटॉमिक नंबर सेम होता है। 31 है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव डैश आइसोटोप्स ईच। दोनों के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो दोनों के 3-3 आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज फाउंड बाय द फॉर्मूला 2n² से हम बता सकते हैं। देयर आर एज मैनी सब शेल्स इन एन एटम एज द नंबर ऑफ डैश शेल्स। मतलब सब शेल उतने ही होते हैं जितने जो है वो आपके पास मेन शेल्स होते हैं, उतने ही सब शेल्स की तादाद भी होती है। ठीक है। जैसे KLMN जो है वो मेन शेल्स है, तो SPDF जो है वो सब शेल्स है। नाउ चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 आप जानते हैं दिस इज़ कॉल्ड द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है डोब्रेनर अरेंज्ड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स ऑफ डैश एलिमेंट्स इन 1829 कॉल्ड देम ट्राइड्स। तो 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप उसने बनाया था।
John Newland presented law of octave in 1863 for the classification of elements, which says if elements are arranged in ascending order, then their atomic masses, every dash element will have the properties similar to the first. कितने एलिमेंट के बाद मतलब एटॉमिक मासेस कौन सा एलिमेंट का सेम होगा पहले की तरह, तो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी, जिस वजह से हम उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं. थर्ड, डैश प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास. ग्राफ किसने बनाया भाई, तो लोदरमेयर ने बनाया. बी, मंडलीफ प्रोपोज द पीरियोडिक टेबल इन 1869 विच इज़ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द डैश फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के. मंडलीफ पीरियोडिक लॉ है ये. काफ़ी सिंपल एमसीक्यूज़ है जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते एमसीक्यूज़, तो दे आर क्वाइट वेरी इजी. ठीक है, नेक्स्ट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हैज़ डैश ग्रुप्स एंड पीरियड्स. कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स उसके अंदर होते हैं, या तो 8 ग्रुप होता है. पीरियड्स कितने होते हैं, तो पीरियड्स आपको पता है कि उसके अंदर उसने 12 पीरियड्स उसने डिज़ाइन किए थे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि द ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल शोज़ द मैक्सिमम डैश ऑफ एन एलिमेंट. वो क्या बताता है, मैक्सिमम वैलेंस बताता है, वैलेंसी बता रहा होता है जो ग्रुप नंबर होता है किसी भी एटम का. डैश प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर इन 1914 फॉर द रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. किसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पेश किया था, तो मोज़ले ने पेश किया था. सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है. 9th, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड एंड कितने कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, टोटल हमारे पास 16 कॉलम्स होते हैं, 16 पीरियड्स होते हैं. द फर्स्ट पीरियड हैज़ डैश एलिमेंट्स. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम. 11th, द सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव डैश एलिमेंट. सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 8 होते हैं. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने होते हैं भाई, 18 एलिमेंट्स होते हैं. छठे में कितने होते हैं, 32 होते हैं. ग्रुप 2A के पास कितने एलिमेंट हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा आदि 6 एलिमेंट्स होते हैं. नाउ ग्रुप 3A to 7A आर कॉल्ड डैश. द ग्रुप 3A to 7A हैव डैश एलिमेंट्स ईच. बैंगन आलू गाजर इन थैली 5 एलिमेंट्स होते हैं उन सबके. 16 है ग्रुप 8A हैज़ डैश एलिमेंट. ही मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन 6 एलिमेंट्स होते हैं. 17 है डैश हैव डुअल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स. डबल प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं भाई, मेटलॉइड्स की होती हैं. 18 एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर कॉल्ड लैंथेनाइट. 19th है एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 90 to 103, ये क्या होते हैं भाई, एक्टिनाइट. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज़ की जानिब. सो ये नेक्स्ट है लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कंप्राइज डैश एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनाइट एक्टिनाइट में, तो ये 14 एलिमेंट्स होते हैं. वैसे मिलाकर तो 28 होते हैं, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं. बी ऑप्शन. चैप्टर 5 है उसके बाद, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड्स देम टुगेदर एज अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ डैश. केमिकल बॉन्ड कहते हैं. एटम्स फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड ट्राई टू कंप्लीट डैश इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू बिकम स्टेबल. 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं. डी, अ सोडियम एटम स्टेबलाइजेज इटसेल्फ बाय डैश 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करके स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है. बी. 4th है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयरिंग, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. 5 है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस इज कॉल्ड अ डैश बॉन्ड. मतलब बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से, तो वो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से. नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इन मोल्टन स्टेट फॉर्म डैश. जब पानी में डाला जाता है आयनिक कंपाउंड्स को या मोल्टन स्टेट में लाया जाता है तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ए. नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड्स ऑफ डैश मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हाई होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. ए. एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर मोल्टन सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. 9th है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन डैश. आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल किस में होते हैं, वाटर में. वाटर से हमारा पोलर सॉल्वेंट्स में. सी ऑप्शन. आयनिक कंपाउंड्स आर डैश, जनरली वो सॉलिड्स होते हैं. 11th है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. 12th है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ. कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के मिलने से होता है. अच्छा, अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म द शेयरिंग ऑफ, इट्स वेरी सिंपल है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. और द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन हैज़ अ डैश कोवेलेंट बॉन्ड.
इथाइलिन हम कहते हैं इथाइन को। इथाइन आप जानते हैं C2H2 होता है और उसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए भाई हमारे पास? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर होता है C। 15 है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो आयनिक की हाई होती है उसकी लो होती है। नेक्स्ट है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली डैश, यूजुअली क्या होते हैं? तो क्या लिखा हुआ है B एंड C में? क्या है? गैसेज एंड लो बॉइलिंग लिक्विड, जस्ट B एंड C हो जाएगा, मतलब D। 17th है कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट, क्या कंडक्ट नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। 18 है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन डैश, किसमें सॉल्युबल हो जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी हो जाते हैं, तो B एंड C। 19 है ना मॉलिक्यूल द फोर्स विथ विच एन एटम अट्रैक्ट इट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो ताकत क्या कहलाती है? वो ताकत कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डैश मेड अ स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसने मेजर किया था? किसने स्केल बनाया था भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए? ये काम था लिनस पॉलिंग का, तभी पॉलिंग स्केल कहते हैं उसको। 21 है डैश इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज 4, तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड, दो सेम एटम्स के बीच में बनेगा तो वो कौन सा होगा? नॉन पोलर होगा, ए ऑप्शन। 23rd है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, डिसिमिलर में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा? पोलर होगा। 24 a pure covalent bond is formed when the electronegativity difference between two bonded atoms is 0 जब होगा तब वो प्योर कोवेलेंट होगा, नॉन पोलर। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1.7 तक होगा मैक्सिमम। 26 से एन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज मोर देन 1.7 से भी ज़्यादा अगर हो जाए, अगर बॉन्डेड मतलब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो वो आपके पास फिर बनता है आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय, कितने एटम प्रोवाइड करते हैं? एक ही एटम को प्रोवाइड करता है जो डोनर होता है। द एटम विच डोनेट्स अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट कर रहा होता है वो डोनर होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज फाउंड बिटवीन डैश एटम्स, हमेशा डिसिमिलर एटम के बीच में बनेगा क्योंकि डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सफिशिएंटली सॉल्युबल इन, किस में हल हो जाते हैं? वाटर में हल हो जाते हैं ये। 31 है अब बॉन्ड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज आयंस बॉन्डेड बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास होता है मेटेलिक बॉन्ड। सोडियम मेटल इज सॉफ्ट बिकॉज इट हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट फॉर्म्स अ वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो सोडियम मेटल सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके लास्ट शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तब इसकी वजह से एक वीक मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, थर्टी 33 है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ डैश बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली बिटवीन एटम्स। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं किसके भाई? इलेक्ट्रिसिटी के, चूँकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है उनके सरफेस में मूव कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको कहते हैं। 34 है हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between a positively charged atom in one molecule and a small electronegative atom like oxygen, nitrogen and fluorine in a second atom। तो पॉजिटिवली चार्ज एटम के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन सा होगा एक मॉलिक्यूल में, तो वो होगा हाइड्रोजन। एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए जबकि दूसरी तरफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 वेरी सिंपल है, स्टेट्स ऑफ मैटर, छोटा सा चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, मैं जस्ट MCQs को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी साथ साथ प्रिपरेशन हो सके, और ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। फर्स्ट है मैटर एग्जिस्ट इन डैश फिजिकल स्टेट। मैटर आपको पता है 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और डैश एज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, ये आपका हो गया लिक्विड। फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स शेप, फिक्स शेप भी नहीं होगा, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा। ये क्या है भाई? ये है आपके पास गैस। मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से। डिफरेंट डैश ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, मोशन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, चूँकि डिफरेंट तरह से मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर डैश पैक्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो मोस्ट टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। 8th है इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर डैश पैक्ड विथ वन अनदर, मतलब वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, कम टाइटली पैक्ड होते हैं, तभी वो स्लाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। गैसेज मॉलिक्यूल्स डैश पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल लीस्ट टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज ऑन डैश, जब
मतलब बढ़ेगी ना, मतलब हीटिंग करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की। 11th है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इफ़ अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वेरी सिंपल इंग्लिश में है तो मैं हर को ट्रांसलेट नहीं कर रहा, आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसके क्या मतलब है, ये सब्लिमेशन है। 13th है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। 14th है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी, ये कौन सा लॉ कहलाती है डिफ्यूजन की? तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। द स्कॉटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम प्रेजेंटेड हिज लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन, कब पेश किया उसने? तो भाई 1832 में पेश किया था थॉमस ग्राहम ने इस लॉ को। 16 है हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस बिकॉज हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन, तो ये तो आपको इसको निकालना पड़ेगा कितने टाइम्स फास्टर डिफ्यूज़ करती है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा, आपके पास ऊपर एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट इज़ ऑक्सीजन, और नीचे रूट में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा अब यहाँ पर RH2 और यहाँ आ जाएगा RO2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और ये ऊपर 16 2 32, तो 16 टाइम्स ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ करेगा। तो आई थिंक ये सारी गलत है इसमें, तो 16 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं 16 टाइम्स। नेक्स्ट है द फास्ट कंटिन्यूस zigzag मूवमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी भाई? जो सबसे स्लोली मूव करेंगे सॉलिड्स की। कोहेसिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश आर वीकेस्ट, किसके बीच में कोहेसिव फोर्सेज सबसे ज़्यादा वीक होंगी? गैसेस के बीच में, जो कि दूर दूर होते हैं। एवापोरेशन डैश ऑन हीटिंग, एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतनी फास्टर एवापोरेशन होगी। 21st है कि डैश एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब सॉलिड को हीट किया जाता है। कोहेसिव फोर्सेज इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स गेट्स डैश ऑन हीटिंग, तो कम होते रहते हैं जैसे जैसे हीट करते हैं तो वीकर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय डैश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से शो करते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन इज कॉल्ड, ये क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज, मतलब एक जगह दूसरी जगह मूव कर जाना, ये डिफ्यूजन होती है, सही है। 25th द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी फास्ट, इन गैसेज में सबसे फास्ट होंगी। इट इज़ ईजी टू कंप्रेस एयर एज कम्पेयर टू वाटर, हवा को कंप्रेस करना आसान है बिकॉज एयर इज़ अ कंपाउंड ना। द डिस्टेंस बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल, ऐसा भी नहीं होता। द डिस्टेंस बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लार्ज, यस लार्ज डिस्टेंस होता है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। चैप्टर 7 है नाउ, दैट इज सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो अगर आपको मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ लग रही है ना, तो आप इसमें ऑप्शन होता है यूट्यूब में वीडियो स्पीड को स्लो डाउन करने का, तो आप वहाँ से स्लो डाउन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर बहुत तेज़ी में बता रहे होते हैं, तो दैट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम क्या करता हूँ मैं इतने फास्टर वे पर बता रहा होता हूँ, वरना आप स्लो करके स्पीड को आप उसको देख लें, ठीक है। फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सी ब्रास एक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन से मतलब अलॉय है किन दो चीज़ों का? कॉपर और लेड का तो नहीं हो सकता, कॉपर और सिल्वर का भी नहीं है। तो ब्रास जो हमारे पास, पीतल जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो ब्रास जो हमारे पास अलॉय होता है वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, डी ऑप्शन। थर्ड है मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना होगा? मोलर मास 58.5 ग्राम होगा, बी। फोर्थ है द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितना होगा नंबर ऑफ मोल? तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास हो गया 49 और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ आ गया ना, तो 0.5 हो जाएगा ये। बेंजीन इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ डैश, बेंजीन क्या है नॉर्मली? सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सस्पेंशन, तो उसको सॉल्वेंट समझा जाता है, इसमें चीज़ें हल कर सकते हैं। 6 से द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश सॉल्यूशन, तो वो हमारा मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। 2 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू डैश ग्राम, 2 मोल पानी ने 1 का 18, 2 का 36 ग्राम, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करते हैं। सो अ सस्पेंशन that contain large amount of
डिजॉल्व सॉल्यूट इज कॉल्ड डैश सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट होती है डिजॉल्व सॉल्यूट की, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट ज़्यादा हो तो उस सूरत में वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। द परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इन आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम में क्या परसेंटेज होती है? तो परसेंटेज एयर की परसेंटेज कितनी होती है आइसक्रीम में? तो ऐसे कम से कम ही हो सकती है, आई थिंक 20% हो सकती है। 10th है 1 लीटर इज इक्वल टू डैश, 1 लीटर बराबर होता है किसके? 1000 cm³ के बराबर होता है। 11th है सोल्डर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लेड एंड डैश। नेक्स्ट है सोल्डर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लेड एंड डैश। सोल्डर किन दो चीज़ों का सॉल्यूशन होता है? लेड का, और उसके साथ क्या चीज़ मौजूद होती है? 12 है अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंसेज इज कॉल्ड अ डैश सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन अगर मिलाते हैं, 2 सब्सटेंस को मिलाने से कौन सा सॉल्यूशन बनता है? बाइंडेड सॉल्यूशन बनता है, ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 11th है सोल्डर सॉल्यूशन होता है लेड और किसका? वैसे तो ये आपके कोर्स से आउट यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, नो नीड टू डू इट। 13th है द सॉलिबिलिटी ऑफ डैश एंड लिक्विड्स इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के राइज के साथ जो है वो सॉलिबिलिटी, जो सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी होती है ना, वो बढ़ रही होती है। 14th है द सॉलिबिलिटी ऑफ डैश इन लिक्विड्स डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो गैसेस की सॉलिबिलिटी कम हो रही होती है राइज इन टेम्परेचर के साथ। 15th है द सॉलिबिलिटी ऑफ डैश इन लिक्विड्स इंक्रीज विद राइज इन प्रेशर। तो गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है प्रेशर बढ़ाने से। पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन डैश सॉल्वेंट इजली। पोलर सॉल्यूट आप जानते हैं पोलर सॉल्वेंट में ही हल हो रहे होते हैं। 17th है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिजॉल्व मोर डैश एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो और सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर सकता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? ये हमारे पास कहलाता है हेनरीज लॉ। नेक्स्ट है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैश डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ना वो डिजॉल्व होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज अ डैश अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ज़्यादा जो है उसमें डिजॉल्व होता है सुपर सैचुरेट के अंदर सॉल्यूट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर डैश स्टेबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल, कांस्टेंट। तो वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब टेम्परेचर कम होता है ना तो सॉलिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन इज ड्यू टू डैश ऑफ द इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड। क्रिस्टलाइजेशन क्यों होती है? ड्यू टू चेक, ड्यू टू प्यूरिफाई। तो ये प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 23rd है क्रिस्टल्स हैव अ डेफिनेट शेप। क्रिस्टल्स की एक डेफिनेट क्या होती है भाई? एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, बॉयल भी हो जाते हैं। सॉरी बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं बिकॉज सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टल्स हैव अ डैश शेप। इनका एक ज्योमेट्रिक शेप भी होता है, रेगुलर भी होता है। ज्योमेट्रिक शेप आई थिंक बेटर है। 25th द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और DM³ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो मोल्स पर DM³ सेम वही है, मोलैरिटी कहलाएगा ये। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये है मोलैलिटी। दिस इज मोलैलिटी, ओके। 27th द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देयर आर डैश वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंपोजिशन को 4 तरह से शो किया जा सकता है ना। मास भी हो सकता है, मास वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम मास भी हो सकता है, और वॉल्यूम भी हो सकता है। नेक्स्ट है द डैश द ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये कहलाती है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस इन ग्राम एज सॉल्यूट पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने भी सॉलिड डिजॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। 31st है इन कोलॉइड पार्टिकल्स आर टू बिग टू डैश बट टू स्मॉल टू सेटल आउट। कोलॉइड में पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो जो है वो डैश नहीं हो सकते हैं, बट टू स्मॉल टू सेटल आउट। तो कोलॉइड जो है ना वो सस्पेंशन की एक टाइप होती है। कोलिजन जिसको हम, या कोलाइड जिसको हम कहते हैं, वो बन रहा होता है। तो वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं ना कि वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं सेटल आउट होने के लिए। बस सेटल भी नहीं होते हैं। जैसे ना सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाता है। वो इतने इस साइज़ के होते हैं कि वो डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं और वो डाउन भी नहीं होते हैं, बल्कि इधर उधर ऊपर नीचे हर तरफ मौजूद होते हैं।
तो ये कोलॉइड्स कहलाते हैं। सस्पेंशंस आर डैश बिकॉज एटलीस्ट 2 सब्सटेंसेस कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, चूँकि 2 सब्सटेंस उसमें ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों सब्सटेंस के स्टेट को, जैसे कि मड के अंदर आप सैंड और वाटर अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चैप्टर 8 उसके बाद आ गया हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पर डिस्कशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकंड है अ कंपाउंड विच डिकम्पोजेज इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट इज अ डैश। तो कौन सा कंपाउंड होता है जब करंट पास करो तो ब्रेक हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ए द एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज इन वाटर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कहलाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कि द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस निकाल लो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड वीक बेस निकाल लो भाई, सिट्रिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये एक वीक बेस है। वाटर इज अ डैश इलेक्ट्रोलाइट, वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, करंट पास नहीं होता इससे। 8वां, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज कैरिड आउट इन अ डैश सेल विच इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किस सेल के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की, सोडियम क्लोराइड की, तो ये डाउन सेल के अंदर किया जाता है। इन अ डाउन सेल वी गेट सोडियम मेटल एट कैथोड एंड डैश एट गैस एट द एनोड। एनोड पे हमें कौन सी गैस मिल रही होती है, तो एनोड पर हमें जो है वो क्लोरीन गैस मिल रही होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन अ डैश सेल द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। किस सेल के अंदर पॉजिटिव वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। डैश वेरीफाइड द फार्मूला फॉर वाटर बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। किसने फार्मूला, पानी का फार्मूले को वेरीफाई किया था पानी के इलेक्ट्रोलिसिस करके, ये काम किया था हम्फ्रे डेवी ने। 12th है द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आर मेड ऑफ डैश। इलेक्ट्रोड किससे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, तो जब हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो ये प्लेटिनम से बनाए जाते हैं उसके इलेक्ट्रोड्स। 13th है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन इज रिलीज एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट एनोड। किस चीज़ के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऐसा होगा कि हाइड्रोजन कैथोड पर निकलेगा, ऑक्सीजन एनोड पर निकलेगा, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पर होगा। नेक्स्ट है ही गेव द 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस माइकल फेराडे। 15th द मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज डैश लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। But the same amount of current is passed for the same time through different electrolytes connected in series. The substances deposited at the electrode will be in the ratio of their chemical equivalent. This is called, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहे हैं तो ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड पर यूनिट चार्ज दैट पासिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वो कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड व्हेन 1 एम्पेयर करंट पास फॉर 1 सेकंड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर 1 एम्पेयर करंट को जब 1 सेकंड के लिए आप पास करें, ठीक है, तो उस सूरत में वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा। ठीक है, तो वो उस सूरत में उसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड अ कूलम। 1 फेराडे हैज़ डैश कूलम। 1 फेराडे में कितने कूलम होता है, 96500 ए। इक्विवेलेंट मास इज 96500 टाइम्स किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट मास 96500 टाइम्स होती है, ये हमारे पास आई थिंक ये आप बुक से देख लीजिएगा, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस। ठीक है, 21st है द डिकम्पोजिशन, द डिपोजिशन ऑफ अ मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द पर्पज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए की जाती है भाई, गोल्ड प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग क्यों की जाती है, डेकोरेशन, प्रोटेक्शन, रिपेयर, इन सब के लिए की जाती है। डी। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द थिंग टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड अप ऑफ, तो हम कैथोड पर लगाते हैं जिस चीज़ के ऊपर प्लेटिंग करनी होती है। द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल सल्फेट इस्तेमाल करते हैं निकल प्लेटिंग में, NiSO4। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रोमियम सल्फेट, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन डैश सेल्स ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड।
तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रही होती है। एंड डैश सेल इज एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेगा। 9th है, चैप्टर 9 शुरू हो गया, दैट इज सेकंड लास्ट चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखते हैं क्या एमसीक्यूज पूछे गए इसमें। ऑल द सिट्रस फ्रूट कंटेन सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में क्या होता है? वैसे सिट्रिक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड हम किसे कहते हैं? इट इज़ एक्चुअली विटामिन सी, उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑल द एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आयरनियस के मुताबिक बेस OH नेगेटिव देता है पानी में, जबकि एसिड क्या देगा? हाइड्रोजन प्लस आइन देगा। ठीक है, ये हमारे पास आयरनियस थ्योरी कहलाती है। ब्रोसेल-डोरी के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, जबकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। लेविस के मुताबिक एक एसिड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक डैश रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है। 7th है, द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन इन एन एसिड इज कॉल्ड द डैश ऑफ एसिड। उसको हम लोग कहते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। और आयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप जो होता है बेस के अंदर, वो क्या कहलाता है? एसिडिटी। डबल सॉल्ट्स यूजुअली हैव डैश मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देयर क्रिस्टल। डबल सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू लिबरेट। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एसिड जब भी मेटल्स की रिएक्शन करेगा। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन, चुटियों के डंक में होता है। एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स आर फाउंड बाय पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ। बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब थोड़ा सा बेस की जो है ना कंटेंट रह जाता है, तो बेस की जो है वो करते हैं ना, तो हाइड्रोजन इन एसिड, वाटर मॉलिक्यूल इन एसिड, हाइड्रोक्सिल इन बेसिस, वाटर मॉलिक्यूल इन बेसिस। जब बेस में हाइड्रोक्सिल होगा, OH होगा, तो फिर हमारे पास वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। वीक एसिड क्या है इन चारों में से? कार्बोनिक एसिड वीक है। pH एसिड का कितना होता है? 7 से कम होगा, लेस देन 7। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या निकलेगा? अब आपको पता ही है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आया है? ये आया है लोरी-ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये आपके पास CH3COO माइनस और ये प्लस H प्लस, तो ये एसिडिक है, तो ये CH3COO माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। एन एसिड हैविंग pH 3 विल हैव OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना मोल पर DMQ? देखो pH 3 होगा ना, तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो पहले तो बच्चे इसका POH निकालना पड़ेगा। तो POH इसका हो जाएगा 14 माइनस 3 11 इसका POH हो गया। और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की बात जब हम कर लें, ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस 11। डी ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा सोडा है भाई? वैसे तो मेरे लिहाज से तो इसमें से कोई भी सोडा नहीं है ये। तो सोडियम का Na2CO3 सिर्फ जो होता है ना, वो होता है आपके पास सोडा ऐश, और अगर .10H2O लगा देंगे तब जाकर ये बनेगा वॉशिंग सोडा। लेविस एसिड क्या है इस चारों में से? अमोनिया एक लेविस एसिड है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन अपना डोनेट कर सकता है। 19th है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगोज डैश आयनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में लाएंगे तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी। पोटेशियम का फॉर्मूला दे ढूंढते हैं इसमें से, ये वाला है 24H2O जिसमें होगा। लेविस बेस कौन सा नहीं है? NH4 प्लस, NH2 माइनस, NH। देखो NH4 प्लस नहीं हो सकता लेविस बेस, क्योंकि अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनेट नहीं कर सकता। द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन का pH स्लाइटली एसिडिक होता है। जब स्लाइटली एसिडिक होगा तो मेरे लिहाज से 5 से 7 के बीच में होगा। मैग्नीशियम सल्फेट किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? एज अ माइल्ड परिजेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट को और क्या कहा जाता है? और उसको ब्लू स्टोन नुलत होता भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड विटामिन, अभी बताया था C। लास्ट चैप्टर केमिकल एनर्जेटिक्स। तो ये पूरा मैराथन मैंने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 9 के MCQs का 1 गो में एक साथ में यहाँ पर जो है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री होता है भैया। C, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर इज कॉल्ड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट एंड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट एंड, और किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है एंथैल्पी, और उसके अलावा जो है वो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है।
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज कॉल्ड इज, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाप से जो आपके पास बनता है 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, तो उससे क्या हीट एनर्जी एवॉल्व हो रही होती है। तो बेटा ये इसको आप बुक में चेक कर लेना, चैप्टर 10 में तो कोई वैल्यू होगी, मुझे वैल्यूज़ याद बड़ी देर से होती हैं, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। फिफ्थ है एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, तो जिसमें हीट देनी पड़े, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हाँ इसमें हीट देनी पड़ती है। अमोनिया गैस बनाओगे ना लैब में तो हीट करना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल द प्रेशर ऑन द रिएक्टेंट्स, क्लोज वेसल में करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। लास्ट पेज 7th है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन ये तो नहीं होगा, यहाँ आ जाए तो ये C+H2O NaCl+Cl H2O H2O+I2HI, आई थिंक ये आओ नहीं होगा। हीट रिलीज जिसमें हो रही होगी ये रास BC ऑप्शन, आयनिक रिएक्शन से हीट रिलीज करते हैं, C ऑप्शन Na+Cl NaCl। प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैव लेस एनर्जी दैन रिएक्टेंट्स। और आपको पता है कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, इसकी ज़्यादा एनर्जी होती है और इसकी प्रोडक्ट में कम होती है, तो हैव लेस एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग एन एंडोथर्मिक तो हैव मोर एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से, और चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H से शो किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो अगर आपको ये मेरा लेक्चर, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया वैसे सारे, तो वैसे तो 9 केमिस्ट्री के लिहाज से मैंने MCQs की प्रिपरेशन अभी आपको कराई है, ये ECAT MCAT के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होगी, चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बेटर हो सकेंगे। तो बड़े फास्टर वे पर मैंने इन चीज़ों को आपको बताया है बच्चों। अगर आपको इन केस कोई इशू है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बाकी PDF आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगली बार दोबारा मिलेंगे।